तो सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे एंड हेल्दी होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 11th एनसीईआरटी का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो क्विक रिवीजन के अंदर अपन लोग इस सेक्शन के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग बात करते हैं बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड एक्चुअली है क्या, ध्यान से समझना। बॉडी फ्लूइड ऐसा कोई फ्लूइड है अपनी बॉडी के अंदर, लाइक ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, जो कि पोषक पदार्थों को उत्तकों तक पहुंचाने का काम करता है। क्या जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, हार्मोन्स वगैरह होते हैं, उनको उत्तकों तक या एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करता है। और साथ ही साथ जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, चाहे वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट वगैरह जितने भी होते हैं, उनको एक्सक्रेटरी ऑर्गन तक यानी उत्सर्जी अंगों तक लेके आने का कार्य कौन करता है? अपना बॉडी फ्लूइड करता है। तो बॉडी फ्लूइड क्या होता है? दो बॉडी फ्लूइड अपने बॉडी के अंदर, एक तो ब्लड है, दूसरा लिम्फ है। ब्लड के अंदर जो सिस्टम बनता है उसको अपन लोग बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और लिम्फ के अंदर जो सिस्टम बनता है उसको अपन लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, वैसे बात करते हैं जो लोअर एनिमल होते हैं, जो सरल प्राणी होते हैं, स्पंज, लैंट्रेटा वगैरह, इनके अंदर जो परिसंचरण होता है वो कैविटी के थ्रू होता है। कहां होता है वो? कैविटी के अंदर डायरेक्टली होता है। क्लियर हो गया? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग बात करेंगे इसके अंदर ब्लड। ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि लिक्विड, यहां पे नोट कर लेना। ब्लड कैसा है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर दो पार्ट होता है। एक तो प्लाज्मा होता है जिसको अपन लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, दूसरा क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट, संगठित पदार्थ, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ब्लड सेल बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? देन अपन लोग बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा क्या है, ध्यान से समझना। प्लाज्मा जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। क्यों होता है? यूरोबिलिनोजन पिगमेंट के कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर आप नोट कर लेना किसके कारण होता है ये? यूरोबिलिनोजन पिगमेंट के कारण। कैसा कलर होता है इसका? पेल येलो, हल्का पीला रंग का होता है। जो कुल जो ब्लड होता है उसका टोटल ब्लड का 55% पार्ट होता है। 55% भाग किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। इसके अंदर क्या होता है? 90 से 92% क्या होता है? जल होता है। वहीं अगर बात करें 8 से 10% क्या होता है? प्रोटीन होता है। मेनली 3 तरह के प्रोटीन होती है प्लाज्मा के अंदर, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन। इन तीनों प्रोटीन का आपको काम पता होना चाहिए, कार्य पता होना चाहिए। जो फाइब्रिनोजन होती है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद करती है, यानी रक्त का थक्का बनाती है। ठीक है, स्कंदन करती है। वही अगर बात करें ग्लोबुलिन की, तो ग्लोबुलिन जो होता है वो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एल्बुमिन का रोल जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि प्रासरणीय संतुलन के लिए कार्य करता है। प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे मिनरल्स वगैरह भी होते हैं, लाइक सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर, संक्रमण की अवस्था में क्या होता है? कभी कभी इसके अंदर ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स वगैरह भी अपन को देखने को मिलते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ पार्ट ऐसा होता है प्लाज्मा के अंदर, अगर अपन लोग प्लाज्मा से क्या कर दे? ब्लड क्लॉटिंग, जितने भी ये जो कारक होते हैं ब्लड क्लॉटिंग वाले, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग कारक या क्लॉटिंग प्रोटीन जो होती है, ठीक है, जो रक्त का थक्का जमाती है, जो प्रोटीन होती है उसको निकाल दें। ठीक है, क्लॉटिंग वाली प्रोटीन को बाहर निकाल दे, तो अब जो बचा हुआ भाग होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। ध्यान से समझना, प्लाज्मा के अंदर से अपन ने क्या निकाल दिया? जो क्लॉटिंग वाली प्रोटीन होती है, जो रक्त का थक्का जमाती है, उसको बाहर निकाल दिया। अब जो बचा हुआ भाग है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। इसलिए एक चीज ध्यान रखना, सीरम जो होता है उसका क्लॉट नहीं होता, वो उसका थक्का नहीं जमता है। ओके फाइन। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं संगठित पदार्थ यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसके अंदर अपन लोग पढ़ेंगे आरबीसी, जिसको लाल रुधिर कणिका बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी इसको श्वेताणु बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को अपन लोग पट्टिकाणु बोलते हैं। साथ साथ बात करें इनके जो अदर नेम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक इरिथ्रोसाइट आरबीसी को बोलते हैं, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं, प्लेटलेट्स किसको बोलते हैं अपन लोग? पट्टिकाणु को बोलते हैं। ये टोटल ब्लड का कितना परसेंट पार्ट होता है? 55% पार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर इरिथ्रोसाइट की बात करते हैं। तो क्या? इरिथ्रोसाइट, जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स बोलते हैं। इसकी जो संख्या होती है, इसकी जो नंबर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये 50 से 55, यहाँ पे 55 कर लेना, 50 से 55 लाख पर mm³ होती है। तो अगर मिलियन में पूछे तो ये 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ होती है। अडल्ट के अंदर बात करें तो आरबीसी कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा के अंदर बनती है, बोन मेरो के अंदर बनती है। मेनली जो प्योर, जो मैच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर क्या होता है? केंद्रक नहीं मिलता। तो याद रखना, मैच्योर आरबीसी के अंदर, परिपक्व आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं मिलता। लेकिन इसके अलावा कुछ स्तनधारी ऐसे हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक मिलता है। वो आपको याद रखना कौन कौन से? एक तो होता है ऊंट, जिसको कैमल बोलते हैं, एक होता है लामा। तो ऊंट और लामा के अंदर मेच्योर आरबीसी में भी केंद्रक देखने को मिलता है। इसके अगर शेप की बात करें तो ये बाइकॉन्केव शेप होता है, उभयावतल शेप होती है। इसका लाल कलर होता है। रीजन क्या? क्योंकि इसके अंदर फेरस यानी कि लोह युक्त पिगमेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण अपनी आरबीसी कैसी होती है? लाल कलर की होती है। अगर बात करें 100 ml ब्लड के अंदर कितनी ग्राम हीमोग्लोबिन होती है, तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ये आपको डाटा याद रखना है। ठीक है, 100 ml ब्लड में कितनी हीमोग्लोबिन होती है? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन उपस्थित होती है। आरबीसी का अगर अपन लाइफ स्पेन टाइम जाने तो वो कितना होता है? 120 दिन होता है। वही अगर बात करें इसका डिस्ट्रॉय ये कहां पर होती है, तो याद रखना स्प्लीन यानी प्लीहा के अंदर ये डिस्ट्रॉय होती है। इसको अपन बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का
कब्रिस्तान भी अपन इसको बोलते हैं। देन अपन लोग बात करते हैं ल्यूकोसाइट यानी कि WBC की बात करें तो WBC जो होती है वो कलरलेस होती है। रीजन क्या है, इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इसके अंदर नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, तभी कैसा होता है, रंगहीन होने के कारण इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, WBC बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। अगर इसकी संख्या की बात करें तो ये कितनी होती है, 6000 से 8000 होती है पर mm3, याद रखना 6000 से 8000 पर mm3 होती है। तो आरबीसी की तुलना में देखें तो WBC बहुत ज्यादा कम हो गई, और इनका जो लाइफ स्पेन टाइम होता है वो बहुत कम होता है। 5 टाइप की सेल होती है, तो पांचों का लाइफ स्पेन टाइम अलग अलग होता है। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, किस बेसिस के ऊपर, तो ग्रेन्यूल्स यानी कणिका के बेसिस के ऊपर इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला, जिसके अंदर कणिका उपस्थित होती है, जिनके अंदर कणिका पाई जाती है, उनको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट यानी कणिकामय कोशिका। एक होती है अकणिकामय कोशिका, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का ग्रेन्यूल्स यानी कणिका नहीं पाई जाती, उसको क्या बोलते हैं, अग्रेन्युलोसाइट अपन लोग बोलते हैं। तो कणिका में यानी कि ग्रेन्युलोसाइट के अंदर 3 कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल हो गया, इओसिनोफिल हो गया और बेसोफिल हो गया। फिर से रिवाइज करूं, न्यूट्रोफिल हो गया, इओसिनोफिल हो गया और बेसोफिल हो गया। देन अपन लोग बात करते हैं अकणिकामय कोशिका के अंदर कौन कौन सी होती है, लिम्फोसाइट होती है, देन मोनोसाइट होती है। एक चीज के यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये जो न्यूट्रोफिल होते हैं इनकी संख्या में बहुत ज्यादा होती है, न्यूट्रोफिल संख्या में बहुत ज्यादा होती है, और सबसे कम कौन सी होती है, बेसोफिल होती है, संख्या में सबसे कम बेसोफिल। वहीं अगर बात करता हूं मैं सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है, तो आपको याद रखना मोनोसाइट जो होती है वो सबसे बड़ी WBC होती है। कौन सी, मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC होती है। अगर बात करें सबसे छोटी WBC तो वो कौन सी होती है, लिम्फोसाइट होती है। इतना क्लियर हो गया, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, लिम्फोसाइट होगी। देन अपन लोग बात करते हैं, इनके परसेंटेज भी दे रखा है। अगर अपन लोग न्यूट्रोफिल की बात करें तो ये 60 से 65% होते हैं, बेसोफिल की बात करें तो सबसे कम है 0.5 से 1% होता है। लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो लिम्फोसाइट 20 से 25% होती है। ये डायग्राम भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे डायग्राम एक बार आया हुआ था, इओसिनोफिल का डायग्राम, जिसके अंदर आपको ईयरफोन जैसे, हेडफोन जैसे आपको इसमें स्ट्रक्चर दिख रही है न्यूक्लियस की, जिसमें 2 लोब होती है न्यूक्लियस की। कितनी पाली होती है न्यूक्लियस की, 2 पाली होती है, 2 लोब होती है। अब न्यूट्रोफिल मोनोसाइट के साथ मिलकर क्या काम करती है, भक्षण कोशिका का काम करती है, यानी भक्षण का काम करती है। कितने प्रतिशत, 6 से 8%। जो क्या काम करती है, अंदर प्रवेश करने वाले जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको ये नष्ट करने का काम करती है। वहीं अगर बात करते हैं बेसोफिल, तो बेसोफिल जो होता है वो HHC, याद रखना, हिस्टामिन, हिपेरिन, सीरोटोनिन का स्त्राव करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी सेल करती है, बेसोफिल करती है, जिसका रोल क्या होता है, इन्फ्लामेशन के अंदर काम करती है। इओसिनोफिल की बात करें तो ये संक्रमण से बचाती है। इओसिनोफिल क्या काम करती है, संक्रमण से बचाती है। साथ ही साथ ये एलर्जी के अंदर भी रिस्पॉन्सिबल होती है, एलर्जी के अंदर भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाती है। लिम्फोसाइट कितनी होती है, 20 से 25% होती है, जो कि 2 टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ओके, ये दोनों का रोल क्या होता है, ये प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है, इम्यून सिस्टम के डेवलप करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अब अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बोन मेरो के अंदर ही होता है, लेकिन बोन मेरो की एक सेल होती है, स्पेसिफिक सेल होती है, इसको नाम है मेगाकैरियोसाइट। ये इसके टूटने से बनती है, ठीक है। इसके नंबर कितने होते हैं, 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ होता है। अगर आपको पूछे सबसे ज्यादा कौन होती है तो आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, और सबसे कम WBC होती है। तो प्लेटलेट्स के अंदर आपको पता है इसका रोल क्या होता है, ये रक्त का थक्का जमाने यानी स्कंदन के लिए इसका रोल होता है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो भैया रक्त का जमाव या थक्का जो होता है वो जमने में टाइम लगता है। देन आप लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया था, कॉल एंड स्टिनर ने बताया था। एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया था, कॉल एंड स्टिनर ने बताया था। इसके अंदर अपन लोग देखेंगे, देखो ब्लड ग्रुप के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, आपको पता है 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, AB एंड O होता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो ब्लड ग्रुप A होता है इसके अंदर जो प्लाज्मा होती है उसमें एंटीबॉडी B होती है, और इसके अंदर जो एंटीजन होता है इसके सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे, वो A होता है। और इसको कौन कौन ब्लड दे सकता है, A वाले को A भी दे सकता है और O भी दे सकता है। अगर ब्लड ग्रुप B की बात करती है तो इसकी सरफेस के ऊपर आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहां पर एंटीजन B होता है, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होती है, A होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको याद रखना, उस पर तो होता है एंटीजन B होता है, और प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, उसमें एंटीबॉडी A होती है। तो B वाले को कौन कौन ब्लड दे सकता है, B और O वाला ब्लड दे सकता है। देन बात करते हैं ब्लड ग्रुप AB। तो ब्लड ग्रुप AB क्यों बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी की कोई सेल है, तो आरबीसी सेल के अंदर आपको एंटीजन A भी देखने को मिलेगा और एंटीजन B भी देखने को मिलेगा। इसी बेसिस पे अपन इसको क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप AB बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन ये प्लाज्मा में अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, यानी एंटीबॉडी क्या होती है, यहाँ पर अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है यहीं पर। और AB वाले को कौन कौन दे सकता है ब्लड, AB वाला भी दे सकता है, A वाला भी दे सकता है, B वाला भी दे सकता है, O। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया, ठीक है ना, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया।
सार्वत्रिक ग्राही जिसको अपन लोग बोलते हैं। देन बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ या फिर जीरो बोलते हैं वैसे इसको। इसका मतलब क्या हो गया, ये कोई आरबीसी है, ठीक है। तो आरबीसी सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं होता, एंटीजन अब्सेंट, किसी भी टाइप का एंटीजन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए भी मिलेगी और एंटीबॉडी बी भी मिलेगी, दोनों अपन को देखने को मिलती है। तो याद रखना एंटीजन अब्सेंट होता है ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के अंदर, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एंटीजन अब्सेंट होता है, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती है। इसलिए तो इसको ओ के अलावा कोई भी ब्लड नहीं दे सकता। तो ओ वाला जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ये ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है और खुद को भी दे सकता है। तो याद रखना जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो तो होता है यूनिवर्सल डोनर, और जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। इट इज क्लियर, ओके। देन आप लोग बात करते हैं इसके अंदर आरएच फैक्टर, ठीक है। तो ये रेसस मैंकी के अंदर देखा गया था कि ऐसा एंटीजन है रेसस मैंकी के आरबीसी के अंदर, वैसा एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर भी है, ठीक है। तो वहां से इसका नाम है आरएच फैक्टर, आरएच कारक। मोस्टली देखा गया कि 80% जो ह्यूमन बींग होते हैं उनके अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए अपन उनको क्या बोलते हैं, आरएच पॉजिटिव बोलते हैं। वहीं अगर बात करते हैं 20% ह्यूमन बींग के अंदर आरएच एंटीजन अब्सेंट होता है, इसलिए अपन उनको क्या बोलते हैं, आरएच नेगेटिव बोलते हैं। एक केस होता है जिसको अपन लोग बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। कौन सा केस है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, हिंदी में बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। कैसे होता है ध्यान से समझना। सपोज दो कपल है, ठीक है, सपोज दो कपल है, ये मेल है और ये फीमेल है। तो मेल जो होता है वो डोमिनेंस होता है, फीमेल की बात करते हो तो मेल के अंदर तो आरएच क्या है, पॉजिटिव है। मेल कैसा, आरएच पॉजिटिव, और फीमेल क्या है, आरएच नेगेटिव है। यानी कि मेल के अंदर जो आरबीसी होती है वहां पर तो हमको एंटीजन आरएच पॉजिटिव देखने को मिलेगा, एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, आरएच पॉजिटिव। वही अगर बात करें फीमेल के अंदर तो इनके अंदर एंटीजन एब्सेंट है, इसलिए इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, आरएच नेगेटिव बोलते हैं। जब इनके मध्य क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है, क्रॉस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, बेबी का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब फर्स्ट डिलीवरी तो यहाँ पर इजीली हो जाती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मान लो कोई एम्ब्रियो है तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट डिलीवरी तो इजीली हो जाएगा। अब जो एम्ब्रियो बना था उसके ब्लड के उसका ब्लड भी कैसा हो जाएगा, जो डोमिनेंस वाला, डोमिनेंस क्या मैंने अभी बताया था, आरएच पॉजिटिव कैसा डोमिनेंस होता है, यानी कि ये प्रभावी होता है। तो ये जो बेबी बना है इसका भी ब्लड ग्रुप कैसा होगा, आरएच पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये फीमेल है, ठीक है, तो इनका आरएच नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा, ये कोई प्लेसेंटा के थ्रू अटैच्ड है। अब जैसे ही इसकी डिलीवरी होती है तो प्लेसेंटा क्या होगा, ब्रेक होगा। जब एम्बिलिको टूटेगी, एम्बिलिको टूटेगा मतलब क्या हो गया, यहां से यानी कि ये एम्ब्रियो यानी कि जो बेबी है वहां से उसका ब्लड किस में कांटेक्ट में आ जाएगा, उस मदर के कांटेक्ट में आ जाएगा, उस मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो अब आरएस पॉजिटिव आरएस नेगेटिव वाले के अंदर चला गया, एज ए किसके थ्रू, ये एंटीजन लेके गया, तो उसकी बॉडी क्या बनाएगी, इसके अपोजिट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी। क्योंकि यार एंटीजन बाहर से जा रहा है, सिंपल सी बात है, तो उस मदर की बॉडी क्या बनाना चालू करेगी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना चालू करेगी, और उस लेडी के बॉडी के अंदर क्या बन जाएगा, आरएच एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, आरएच एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। सपोज अब सेकेंड डिलीवरी या सेकेंड प्रेगनेंसी जब होती है, सपोज अब सेकेंड प्रेगनेंसी जब होती है तो उस दौरान क्या होगा, जो एम्ब्रियो बनेगा, जो शिशु बनेगा, उसका तो वही आरएच पॉजिटिव रहेगा, लेकिन फीमेल के उस मदर के ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, अब आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब आरएच एंटीबॉडी आपको पता है प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा, और प्लेसेंटा को क्रॉस करने के बाद कहां पे आ जाएगा, उस शिशु के ब्लड के अंदर कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, और उसका ब्लड क्या कर देगा, क्लॉट कर देगा, ठीक है। उसका ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, उसके जॉइंटिस हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगी, सेकंड जो शिशु है उसकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो याद रखना रक्ताल्पता यानी खून की कमी, और साथ साथ जॉइंटिस भी इसके अंदर दे रखा है, तो अपन को ये भी याद रखना है। इसी डिजीज को अपन बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। इसका एक इलाज भी है। मोस्ट ऑफ जो 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर क्या करते हैं, आरएच एंटीबॉडी का टीका लगाते हैं। क्या करते हैं, आरएच एंटीबॉडी का टीका लगाते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ये बॉडी एंटीबॉडी नष्ट हो जाती है। सिंपल सी बात है, क्लियर है। अब बात करते हैं ब्लड क्लॉट। देखो ब्लड क्लॉट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा उल्टा दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान से देखना, ब्लड क्लॉट के अंदर देखते हैं, अपने जो लिवर होता है वो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। लिवर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन कहां पे होता है, लिवर से होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको एक्टिव कौन करता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम यहाँ पर वर्क करेगा और किसका निर्माण करेगा, ये थ्रोम्बिन के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। तो निष्क्रिय यानी कि प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, किसके प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में। अब ये जो थ्रोम्बिन बना है ये क्या करेगा, ये फिब्रिनोजन जो कि घुलनशील प्रोटीन होती है, क्या
फिब्रिनोजन जो कि घुलनशील प्रोटीन होती है उसको क्या किसमें कन्वर्ट करेगा, ये फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट करेगा या फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। ये अघुलनशील प्रोटीन होती है, ये क्या करेगी, जहां पर चोट लगी है वहां पर ये अपना ट्रैप यानी जाल बनाएगी और इसके अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल आके धस जाएंगे और ब्लड का क्लॉट हो जाएगा। इसका मेजर रोल, इसके अंदर जो मेन भूमिका कौन निभाता है, कैल्शियम आयन निभाता है। अगर ह्यूमन बींग के अंदर या बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन की कमी है तो समझना कि भैया उसका ब्लड क्लॉट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो कैल्शियम आयन की भूमिका बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या क्या जरूरी है। विटामिन के भी जरूरी है। कौन सा, विटामिन के, ठीक है, कैल्शियम आयन, ओके, फिब्रिनोजन, ठीक है, एंड फिब्रिनोजन के साथ साथ प्लेटलेट्स, ये सारे फैक्टर क्या होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूजफुल है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में इसने तो बहुत ही कम बता रखा है और मैंने इसके अंदर अलग से एक लेक्चर भी बना रखा है, वो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको लिम्फेटिक सिस्टम डीपली पढ़ना, अच्छे से समझना है तो आप वो वीडियो देख लेना। इसके अंदर क्या होता है ध्यान से देखना। पहले अपने ब्लड वाला देखा तो उसको बोलते हैं अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर लिम्फ होता है, इसको अपन लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम की खास बात क्या होता है, इसमें जो फ्लूइड होता है जिसको अपन लोग लिम्फ बोलते हैं, उसमें आरबीसी नहीं होती, डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा होती है। तो डब्ल्यूबीसी ज्यादा होने का काम मतलब इसका जो मेन रोल है वो क्या हो गया, प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। तो लिम्फोसाइट इसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। डब्ल्यूबीसी में भी कौन सी होती है, लिम्फोसाइट ज्यादा होती है। इसका मेजर रोल क्या होगा, ये अपनी इम्यून सिस्टम के लिए इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है और पोषक पदार्थ वगैरह होते हैं, हार्मोन वगैरह होता है, इनका ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं क्योंकि ये फ्लूइड है। सिंपल सी बात है, मैंने कहा था फ्लूइड का मेन रोल क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का ही होता है। एक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, एक माध्यम प्रोवाइड करवाता है। देन इसके अंदर बात करें लैक्टियल, एक मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बात कही थी कि जो अपनी जो जीआई ट्रैक होता है, ठीक है, अपना जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वहां से क्या होता है, जो फैट सोल्यूबल कंपोनेंट होते हैं वो किसके थ्रू ऑब्जर्व किए जाते हैं, लैक्टियल डक्ट के थ्रू, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और वाटर सोल्यूबल कहां पे आते हैं, कैपिलरीज के थ्रू डायरेक्ट ब्लड में चले जाते हैं। तो फैट सोल्यूबल जो कंपोनेंट होते हैं, जो फैट वाले कंपोनेंट होते हैं जैसे फैटी एसिड वगैरह, ग्लिसरॉल वगैरह हो गया, वो लैक्टियल के थ्रू ऑब्जर्व किए जाते हैं और कहां पर आते हैं, फिर ये लिम्फ के अंदर आते हैं। सिंपल सी बात है, ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अब लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी पाथ की बात करते हैं, परिसंचरण पथ की बात करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, एक तो ओपन टाइप का होता है, खुला टाइप बंद टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक तो ओपन टाइप का होता है और दूसरा बंद टाइप का होता है। अगर खुला परिसंचरण तंत्र की बात करते हो तो किन किन में होता है याद रखना आपको, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का के अंदर पाया जाता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, ऑर्थोपोडा मोलस्का में पाया जाता है। आपको एक चीज बात और ध्यान रखनी है, इसके अंदर कई बच्चे ये सोचते हैं कि अगर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हो तो हेड से डायरेक्ट ब्लड कहां पे आ गया, जो स्पेस होता है, जो क्वार्टर होते हैं, जो स्थान होते हैं वहां पर ये डायरेक्टली आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर आर्टरी भी प्रेजेंट होती है और वेन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन कैपिलरी एब्सेंट होते हैं। मेजर डिफरेंस बस यही है। सेकंड थिंग बात करते हैं अपन लोग बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो किसमें होता है, एनिलिडा एंड जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर। तो सबसे पहले अगर आपको पूछे ब्लड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है तो आपको बताना पड़ेगा एनिलिडा के अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम उपस्थित होता है। सिंपल सी बात है। अब क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीनों ब्लड वेसल्स होती है। कौन कौन से, आर्टरी होती है, वेन होती है और साथ ही साथ कैपिलरी होती है। एक फिक्स एक जाल बिछा होता है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसके थ्रू एक सिस्टमेटिक ढंग से बॉडी फ्लूइड क्या होता है, मूव करता रहता है। देन अपन लोग बात करते हैं हार्ट की। तो ध्यान से समझना, सभी कशेरुकी के अंदर मतलब 2 या 3 या 4 कक्षों का हृदय पाया जाता है। अब बात करते हैं कौन से एनिमल्स के अंदर कौन से कितने चैम्बर के हेड प्रेजेंट होते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग फिशेस की, ठीक है, मछलियों की बात करते हैं। अब मछलियों के अंदर 2 कक्षीय यानी कि 2 चैम्बर हेड प्रेजेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपको याद रखना, जिसमें से एक तो क्या होता है, एट्रियम होता है और दूसरा क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। एक अलिंद होता है और दूसरा निलय होता है। वहीं अगर बात करते हैं अपन लोग रेप्टाइल्स वगैरह, ठीक है, या फिर एम्फीबियंस की बात करते हैं, किसके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर आपको मगरमच्छ को छोड़कर, ठीक है, जो क्रोकोडाइलियन जो फैमिली होती है इसके अंदर मगरमच्छ, घड़ियाल, एलिगेटर वगैरह आते हैं, उनको छोड़कर इनके अंदर 3 कक्ष का हृदय पाया जाता है, जिनके अंदर 2 तो क्या होते हैं, अलिंद होते हैं और एक क्या होता है, निलय होता है। 2 अलिंद और एक निलय होते हैं। अब मगरमच्छ क्यों छोड़ा है, क्योंकि मगरमच्छ जो होता है ये यहाँ पर एवोल्यूशन शो कर रहा है। ध्यान से देखना, मगरमच्छ क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो रेप्टाइल होने के साथ साथ इसके अंदर किसके करेक्टर आ गए, आप ये जो मैमल्स वगैरह होते हैं उनके करेक्टर देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक तरह का एक इवोल्यूशन सा अपन को देखने को मिल रहा है कि यार धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। तो मगरमच्छ जितने भी बर्ड्स है वो और अपन यानी कि स्तनधारियों के अंदर देखें तो इनके अंदर 4 कक्ष हृदय पाया जाता है। 4 चैम्बर हेड होता है, जिसके अंदर 2 तो क्या होता है, एट्रियम होता है और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। वापस हम मछलियों के अंदर आते हैं तो मछलियों को अपन लोग वीनस हार्ट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मछलियों के अंदर जो ब्लड होता है, चाहे वो अलिंद हो चाहे वो नीले हो, इनके अंदर अशुद्ध ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट बोलते हैं। इनके अंदर जो ब्लड होता है वो क्लॉम के थ्रू प्योर होता है, क्लॉम के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होता है। तो इसका मैं अगर साइकिल आपको यहाँ पे देखने को बताऊं तो यहाँ से ध्यान से देखना,
ये फिश का हेड है, ठीक है, ये फिश का हेड है। ये वाला तो हो गया एट्रियम, ये वाला हो गया वेंट्रिकल। सपोज यहां से ब्लड आया, कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पहले किस में आएगा, आलिंद के अंदर आएगा। आलिंद से कहां जाएगा, नीले में जाएगा। और नीले से कहां जाएगा भैया, ये मान लो गिल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या गिल्स प्रेजेंट है, तो गिल्स के अंदर क्या हो जाएगा, प्योर होके आएगा। प्योर होने के बाद कहां पे जाएगा, टिश्यू के अंदर जाएगा, यानी जो उत्तक होते हैं वहां पे चला जाएगा। टिश्यू के बाद में वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यानी कि अशुद्ध रक्त हो गया, वापस किस में आएगा, ये इसके हार्ट में आएगा। तो इस तरह का चैम्बर है, इसको अपन लोग बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, जो ब्लड होता है वो एक ही बार हार्ट से गुजर रहा है, ब्लड है वो एक ही बार हार्ट से गुजर रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एकल परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। देन अपन लोग बात करते हैं जो रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, उनके अंदर ब्लड तो निकल रहा है 2 बार, ठीक है, उनके अंदर ब्लड तो निकल रहा है, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या होता है, वेंट्रिकल्स में आते ही वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। क्योंकि ध्यान से देखना, इनके अंदर हेड इस तरह का होता है, मैं आपको डायग्राम में बता रहा हूं, ध्यान समझना, इस टाइप का हेड होता है। तो ये तो हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या हो गया, वेंट्रिकल हो गया। समझना, मान लो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट एट्रियम से कहां पे जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा। और लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये भी कहां जाएगा, वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। वेंट्रिकल्स कहां भेजता है उसको, जो ऑर्गन होते हैं वहां पर इसको सेंड करता है, भेजता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर वेंट्रिकल्स में आते हैं जो ब्लड होता है वो कैसा हो गया भैया, अशुद्ध ब्लड हो गया, यानी मिक्स ब्लड हो गया। इसके अंदर प्योर भी है और इम्प्योर ब्लड भी है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके अंदर एक चीज याद रखना, जो क्रोकोडिलियन फैमिली होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो मगरमच्छ वगैरह होता है, उनके अंदर दोहरा परिसंचरण होता है, पूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। वो होता तो रेप्टाइल है, लेकिन उसके अंदर 4 कक्ष का हृदय पाया जाता है। देन आप लोग बात करते हैं, अब दोहरा परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, जिसके अंदर पल्मोनरी सर्किट होता है, दूसरा सिस्टेमिक सर्किट होता है। ठीक है, तो ये किस में होता है, ये किन किन में होता है, तो याद रखना, एक तो मगरमच्छ हो गया, यानी क्रोकोडिलियन फैमिली हो गई, बर्ड्स वगैरह हो गए, और मैमल्स हो गए। क्लियर हो गया, तो अपन लोग इसके अंदर इसी की स्टडी करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं अपन लोग मानव परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। तो मानव के अंदर क्या होता है, एक हार्ट प्रेजेंट होता है जो किसका बना होता है, मसल्स का बना होता है। वही अगर बात करें, इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और ब्लड होता है, साथ ही साथ ये क्या होता है, फ्लूइड वगैरह होता है। ब्लड के अंदर आपको पता है वाटर वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हार्ट की। तो ध्यान समझना, हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लगाए गए। पहले बात करें, हार्ट का जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है, मेसोडर्म का होता है। ओरिजिन कैसा होता है, मेसोडर्मल होता है, और ये अपने दोनों फेफड़ों के बीच के अंदर प्रेजेंट होता है। दोनों फेफड़ों के बीच में कौन सा स्पेस होता है, मीडियास्टिनम स्पेस होता है। ध्यान से, मीडियास्टिनम स्पेस होता है। लेकिन स्लाइटली लेफ्ट साइड क्या होता है, एक नॉच प्रेजेंट होता है, जिसको आप लोग कार्डिक नॉच बोलते हैं। वहां पर अपना हार्ट प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड होता है। अब वहां पर भी कैसा होता है, ये हल्का सा बाई तरफ झुका रहता है। ध्यान से देखना, ये हल्का सा बाई तरफ झुका रहता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, हार्ट को लेफ्ट साइड। देन अपन लोग बात करें अगर इसके साइज की, तो ये होता है बंद मुट्ठी के आकार का होता है, क्लोज रिस्ट शेप का ये होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका जो वेट होता है लगभग 300 ग्राम का होता है, और फीमेल के अंदर ये 250 ग्राम का ही होता है। अब हेड के चारों तरफ यानी दोहरी आवरण झिल्ली होती है। कितनी है, दोहरी भित्ति की झिल्ली में थैली होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया इतना। तो पेरिकार्डियम अपन को याद रखना, ये दोहरा पारदर्शी आवरण होता है। इसके अंदर बात करें तो अंदर की तरफ होता है विसरल पेरिकार्डियम, और बाहर की तरफ होता है पेराइटल पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में जो कैविटी होती है उसको अपन लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको अपन लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं, हृदयावरणी द्रव बोलते हैं। इसका क्या क्या रोल होता है, क्या क्या फंक्शन होता है, वो सारे अपन को याद रखना है। पहला तो ये शॉक से बचाता है, ठीक है, बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। सेकंड थिंग बात करें तो ये फ्रैक्शन से भी बचाता है, घर्षण से बचाता है। हार्ट को ऑलवेज क्या करता है, ये नम ही बनाए रखता है, ठीक है, इसको नम बनाए रखता है। साथ ही साथ ये दोनों झिल्ली को चिपकने से रोकता है। तो ये सारे मेजर इसके रोल हो गए। देन अपन लोग बात करते हैं, अपना जो हार्ट होता है उसके अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ऊपर वाले जो 2 होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन लोग, एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रियम, जो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। वही अगर बात करें नीचे वाले, वो क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। क्या होते हैं वो, वेंट्रिकल्स होते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो मैं रफली एक हार्ट की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ओके, तो ऊपर वाले दोनों चैम्बर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन नीचे वाले दोनों चैम्बर कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं अपन लोग, अपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, अपेक्स बोलते हैं। अगर इसकी साइज की बात करें तो ये 12 तो लंबा होता है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर कैसा होता है, ये चौड़ा होता है, एंड 6 सेंटीमीटर कैसा होता है, ये मोटा होता है। ठीक है, तो 12/9/6 सेंटीमीटर आपको ये याद रखना है। हार्ट के अंदर कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। ठीक है, याद रखना क्या, कितनी लेयर होती है हार्ट के अंदर, कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से, एंडोकार्डियम जो कि अंदर की तरफ होता है, मायोकार्डियम जो बीच में होता है, और एपिकार्डियम जो सबसे बाहर की तरफ होता है। ये इसके अंदर मेंशन नहीं किया, लेकिन अपन को ये आना चाहिए। देन अपन लोग बात करते हैं एट्रियम के अंदर। तो दोनों एट्रियम जो होते हैं, दोनों जो ऑरिकल्स या एट्रियम जो होते हैं, वो इंटर एंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू अलग होते हैं। क्या,
इंटर एंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू अलग होते हैं। याद रखने इस चीज को। वही अगर बात करें वेंट्रिकल्स की, तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, अलग अलग होते हैं। देन आप लोग बात करते हैं ये जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स होते हैं, ये जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स होते हैं ये कौन सी वॉल के थ्रू अलग अलग होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नीला पट के थ्रू अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू ये अलग अलग होते हैं। अगर इधर की बात करते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू अलग होते हैं, अगर इधर वाले की बात करें तो ये लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू अलग अलग होते हैं। इतना क्लियर हो गया, ओके। देन अपन लोग बात करते हैं दाहिने अलिंद और दाहिने नीले की बात करते हैं, वहां पर एक हॉल यानी एक रंध्र प्रेजेंट होता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपको रफली एक हाइट की स्ट्रक्चर बना के बताऊं, ध्यान समझना, तो यहां पर ये क्या है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स के दोनों के बीच में यहां पर एक रंध्र उपस्थित होता है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके अंदर, ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। वहीं अगर बात करें लेफ्ट साइड के अंदर, तो दाई यानी कि बाएं साइड के अंदर, तो लेफ्ट साइड जो होती है वो बाएं साइड के अंदर कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड। तो बाएं साइड से बाइकस्पिड आप इसको याद रख सकते हो, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विवर्णी कपाट, ठीक है ना, बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल। इसको अपना मिट्रल कपाट भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम भी अपन को याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, मिट्रल कपाट, ठीक है। और ये डायग्राम, इसकी लेबलिंग आपको देखना है एक बार। देन अपन लोग बात करते हैं, मान लो हेड से क्या आ जाएगा, ब्लड कहां पे आ गया, वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया। वेंट्रिकल्स क्या करेगा, इसको बॉडी के अंदर पहुंचाएगा या फिर पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचाएगा। तो फुसफुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी एंड जो अरटा होता है, जहां से वो जिसका जो बेस होता है वहां पर भी कपाट उपस्थित होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंशचंद्राकार कपाट बोलते हैं या फिर सेमिलुनार वॉल बोलते हैं। तो डायग्राम मैं फिर से एक बार बनाता हूं रफली सा, ताकि आप लोगों को एक बार समझ में आ जाए। क्या समझना, ये तो है राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना, ब्लड आया यहां से, ठीक है, किसके थ्रू आया, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, फिर आ गया कहां पे, दाया अलिंद, दाया अलिंद से दाया नीले में आ गया। अब दाया नीले से कहां जाता है, ये फुसफुस धमनी में जाता है। कहां जाता है, ये फुसफुस धमनी में। तो इसका जो बेस होता है, इसका जो आधार होता है, यहां पर एक कपाट उपस्थित होता है, इसको अपन लोग बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। वहीं अगर बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाया नीला है, कौन सा, ये बाया नीला लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से जो ब्लड जाता है वो कहां जाता है, आर्च ऑफ ऑर्टा, और आर्च ऑफ ऑर्टा से आपको पता है ऑर्टा के अंदर जाता है, आर्च ऑफ ऑर्टा से वहां जाता है आर्टरी के अंदर, ठीक है, जिसको अपन लोग महाधमनी बोलते हैं। अब ये जो महाधमनी में ब्लड गया तो यहाँ पर जो बेस है, इसका जो आधार है, यहाँ पर भी एक कपाट उपस्थित होता है। तो ये वाला कपाट और ये वाला कपाट, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सेमिलुनार कपाट, सेमिलुनार वॉल बोलते हैं या फिर अर्धचंद्राकार कपाट अपन इसको बोलते हैं। ये तीन वॉल हो गए, कौन कौन से, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और तीसरा हो गया अर्धचंद्राकार कपाट, आपको याद रखना है। इतना क्लियर हो गया, ओके। इनका रोल क्या होता है, इनका रोल यही होता है कि जो ब्लड होता है उसको वापस उल्टा प्रवाह ना हो, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में वापस से ना आ जाए, इसको ये रोकता है, यानी सिर्फ एक ही दिशा में जाने के लिए सही है ये। देन अपन लोग बात करते हैं हार्ट मसल्स की, तो 1% मसल्स ऐसी होती है जो स्पेशल हो जाती है, ठीक है, जो मॉडिफाई हो जाती है और किसका फॉर्मेशन करती है, नोडल टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। अब ये नोडल टिश्यू के अंदर क्या क्या अपन लोग देखने वाले, नोडल टिश्यू के अंदर आता है एसे नोड, एवी नोड, ठीक है, बंडल ऑफ हिंज एंड पुरकिंजे फाइबर, चार चीज आती है। तो पहले बात करते हैं हम लोग ऐसे नोड की। ऐसे नोड होता है वो कहां पर उपस्थित होता है, पहली बात तो ये ऐसे नोड होता है राइट एट्रियम के अंदर होता है। राइट एट्रियम के अंदर भी अपर वाले साइड के अंदर होता है, जो इंफीरियर वेना केवा के बेस में प्रेजेंट होता है। ऐसे नोड, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, साइनोआर्टरियल नोड बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल जनरेट करता है, सबसे ज्यादा क्रिया वो उत्पन्न करता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नोड को अपन लोग क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। वहीं अगर बात करें उसी कक्ष के अंदर दूसरा जो नोड है वो भी उपस्थित होता है, इसको अपन लोग बोलते हैं एवी नोड। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, एवी नोड, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड अपन इसको बोलते हैं। देन बात करते हैं यहां से निकलता है एवी बंडल। एवी बंडल को अपन लोग क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। देन अपन लोग बात करते हैं पुरकिंजे फाइबर, जो कि कहां फैले रहते हैं, ओनली एंड ओनली नीला के अंदर ही फैले रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुरकिंजे फाइबर कहां मिलेंगे, केवल आपको नीला के अंदर देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर हो गया, ओके। देन अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर, ध्यान समझना, जो नोडल टिश्यू होते हैं, नोडल टिश्यू जो होते हैं वो किसी बाह्य प्रेरणा की क्रिया वो पैदा नहीं करता, इसको बाहर से कुछ नहीं चाहिए, ये खुद ही क्रिया वो उत्पन्न करता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ऑटो एक्साइटेबल ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटो एक्साइटेबल इसको टिश्यू बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा क्रिया वो उत्पन्न करता है। मान के चलना, जो ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड 1 मिनट में कितना करता है, ये 70 से 75 क्रिया वो उत्पन्न करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन भी आपको याद रखना, कितना क्रिया वो उत्पन्न करता है, 70 से 75 बार। ये रिदमिक प्रोसेस को कंट्रोल करके रखता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं, गति प्रेरक बोलते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं अपनी जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, नॉर्मल 70 से 75 बीट पर मिनट होती है। एवरेज निकाल तो कितना हो गया, ये 72
बीट पर मिनट होगी। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब बात करते हैं हर्ट साइकिल। तो हर्ट साइकिल क्या होता है, ध्यान समझना। एक चक्कर को पूरा करने के लिए जो जो फिनोमेना होता है, जो जो स्टेप अपन देखते हैं, वो हर्ट साइकिल के अंदर ही आती है, जिसके अंदर हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, ठीक है, हार्ट रिलैक्स भी होता है, जो वॉल होते हैं ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, हार्ट साउंड आता है। ये एक साइकिल के अंदर जो होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, हार्ट साइकिल बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भैया हार्ट साइकिल को कितना टाइम लगता है, ठीक है, हृदय चक्र को होने में कितना टाइम लगता है, एक साइकिल का पूछे तो समझना ध्यान से देखना। 72 साइकिल कंप्लीट होने के लिए, यानी 72 बीट, एक बीट का एक साइकिल होता है, सिंपल सी बात है। 72 साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितने सेकंड लगते हैं, 60 सेकंड लगते हैं। अगर अपन लोग एक साइकिल का देखें तो कितना टाइम लगेगा, 60/72 इक्वल टू कितना आएगा, 0.8 सेकंड। तो 0.8 सेकंड लगते हैं एक चक्कर को कंप्लीट होने के लिए। कितना टाइम लगेगा, 0.8 सेकंड लगते हैं एक चक्कर को कंप्लीट होने के लिए। इतना क्लियर हो गया, ये आपको याद रखना है। तो हम लोग बात करते हैं हार्ट साइकिल की। तो हार्ट साइकिल को थोड़ा ध्यान से समझना। जब हार्ट रेस्टिंग स्टेज में होता है उसका मतलब क्या होगा, जब हार्ट डायस्टोलिक स्टेज में होता है, ठीक है, तब जो ट्रैक स्पीड एंड बैक स्पीड वॉल्व होते हैं वो तो ओपन रहते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ब्लड कहां से आ रहा है, ब्लड पल्मोनरी वेन एंड इंफीरियर या सुपीरियर वेना के वजह से क्या आ रहा है, ब्लड वेट्रियम के अंदर आ रहा है, ठीक है, कहां आ रहा है, आलिन के अंदर आ रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ब्लड क्या आ रहा है, देखो ओपन है ट्रैक स्पीड बैक स्पीड वॉल्व, तो ब्लड कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, अब नीले के अंदर आ रहा है। जैसे ही समझना ध्यान से, उस टाइम क्या होता है, जो अपने सेल्युलर वॉल होते हैं वो तो बंद होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। जैसे ही ऐसे नोड पर क्रिया हुआ पैदा होता है, यानी ऐसे नोड से जैसे इंपल्स जनरेट होते हैं तो एट्रियम क्या होगा, सिस्टोल होगा, ठीक है। जो एट्रियम वाला पोर्शन होता है वो संकुचित होता है। जैसे संकुचित होगा तो ब्लड तेजी से आएगा, पहले नॉर्मली आ रहा था, अब तेजी से आएगा। तो इसको अपन लोग बोलते हैं ये कितना ब्लड आता है, तो याद रखना पहले जितना ब्लड आ रहा था उससे 30% ब्लड बढ़ जाता है, उससे 30% जो ब्लड है वो बढ़ जाता है कॉन्ट्रैक्शन से। इतना क्लियर हो गया? ओके। तो नीले के अंदर क्रिया भाव का संचलन किसके थ्रू होता है, आपको पता होना चाहिए। नीले में किसके थ्रू होता है भैया, इसको हम लोग बंडल ऑफ हिंज बोलते हैं, और साथ साथ पुर्किंजे फाइबर के थ्रू ये फैलता है, ठीक है ना। तो बंडल ऑफ हिंज एंड पुर्किंजे फाइबर के थ्रू नीले के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तब उससे उसका मतलब क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि नीले क्या हो जाएगा, फिर संकुचित हो जाएगा, और आलिंद क्या थे, उस स्टेज के अंदर विश्राम अवस्था में थे, ठीक है। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, आलिंद का अनुशीतलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, आलिंद का इसको अनुशीतलन कहते हैं। ओके, अब ध्यान से देखना, एक लाइन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। जब आलिंद से ब्लड कहां पे आ रहा है, नीले के अंदर आ गया। अब नीले क्या हो रहे हैं, संकुचित हो रहे, ध्यान से सुना। जब नीले संकुचित हो रहे, तो जब नीले संकुचित होते हैं तो नीले से वापस ब्लड आलिंद में ना चला जाए, तो आपको पता है दाई साइड तो क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल, और बाई साइड क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल। तो ये तुरंत क्या हो जाएंगे, बंद हो जाते हैं, ठीक है। जब नीले संकुचित होते हैं तो याद रखना ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल बंद होते हैं। जैसे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल बंद होते हैं तभी ध्वनि आती है, कौन सी, लब। तो यहां पर कौन सी ध्वनि आपको सुनाई देगी भैया, लब ध्वनि आपको यहां पर सुनाई देगी। उसके बाद क्या होता है, ध्यान से समझना। उसके बाद क्या होगा, अर्धचंद्राकार कपाट तो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ठीक है ना। सेमिलर वॉल खुल जाएंगे। तो ऐसे ही वॉल खुलते हैं तो ब्लड कहां पे जाता है, दाएं साइड तो जाएगा भैया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, शुद्ध होने के लिए लंग्स के पास चला गया। उसके बाद जो लेफ्ट साइड होता है वहां से अरोटा के थ्रू कहां जाता है, अपनी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाता है। अब मान लो नीले संकुचित हुआ, अब नीले क्या हो जाएगा, धीरे धीरे शीतलीन की अवस्था में आता है। जब नीले रिलैक्स होता है, ठीक है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तब क्या होता है, अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, वरना तो आपको पता है ब्लड वापस से बैक साइड आ सकता है। जैसे ही अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं तब साउंड आता है कौन सा, डब। कौन सा साउंड आता है, डब साउंड आता है, ठीक है। तो ट्रैक स्पीड बाइक स्पीड वॉल के बंद होने पर कौन सा साउंड आता है, लब साउंड आता है। और अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर कौन सा साउंड आता है, डब साउंड आता है। इतना क्लियर हो गया? ओके, यहाँ पे आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपन लोग कार्डियक साइकिल क्या होता है। उसके बाद क्या बात करते हैं, कार्डियक साइकिल की बात करते हैं, जिसके अंदर दो स्टेज आती है, ठीक है। दो स्टेज क्या आती है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन आलिंद और नीले का, दूसरा रिलैक्सेशन आलिंद और नीले का। तो मोस्ट ऑफ इसमें कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले निकालने के लिए किस तरह से निकालता है ये मैंने आपको बता दिया था। 0.8 सेकंड लगता है एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए। तो जब नीले संकुचित होते हैं तो 17 ml ब्लड को पंप करता है। जब नीले संकुचित होते हैं, ये बात मत सोचना कि दोनों नीले का मिलाकर 17 ml होता है। वेरी वेरी याद रखना चीज के ऊपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक नीले का 17 ml होता है, ठीक है, एक नीले का 17 ml होता है। हो सके वो नीले कहां पे जा रहा है, हो सकता है वो जो ब्लड होता है
वो कहाँ पे जा रहा है, ऑर्टा के अंदर जा रहा है यानी 17 ml, या फिर हो सकता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जा रहा है 17 ml। इसको अपन लोग बोलते हैं प्रवाह आयतन, यानी कि क्या बोलते हैं इसको अपन लोग स्ट्रोक वॉल्यूम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपको पूछ सकते हैं कितना होता है, 70 ml होता है एक नीले से ईच वेंट्रिकल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब अपन लोग जो नीले से ब्लड निकल रहा है 17 ml, अगर अपन इसको एक मिनट में जितनी बार बीट होती है उससे अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो कितनी बार बीट होती है एक मिनट के अंदर भैया, एक मिनट में होते हैं 72 बीट होती है, ठीक है ना। तो 72 बार निकलेगा तो एक मिनट के अंदर नीले से निकलने वाली मात्रा को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रवाह या फिर हृदय निकास बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कार्डिक आउटपुट बोलते हैं, ठीक है ना। कार्डिक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर होता है, ठीक है। तो आपको 5 लीटर आपको याद रखना है। इतना क्लियर हो गया, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक नीले से निकलने वाले ब्लड की मात्रा। जब नीले संकुचित होते हैं तो नीले से जो बाहर ब्लड निकल रहा है उसको अपन लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। कितने, केवल एक बीट के अंदर, एक ही प्रकुंचन के अंदर, एक ही बीट के अंदर जो नीले से निकलने वाली मात्रा होती है उसको बोलते हैं अपन लोग स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। अब कार्डिक आउटपुट क्या होता है, एक मिनट में निकलने वाले नीले से रक्त की मात्रा। ध्यान सुना, एक मिनट में निकलने वाले नीले से रक्त की मात्रा क्या कहलाती है, कार्डिक आउटपुट कहलाती है। एक नीले का याद रखना है। तो आपको पता है 17 ml, तो एक नीले से 17 ml एक बीट से निकल रहा है, तो एक मिनट में कितनी बीट है, 72 बीट है। सिंपल सी बात है। तो 72 को आप 70 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है, लगभग 5 लीटर आता है, लगभग, ठीक है ना। ओके फाइन, तो ये आपको याद रखना है। देन आप लोग बात करते हैं इसके अंदर साउंड की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया था, हेड का जो साउंड होता है वो स्टेथोस्कोप से अपन लोग सुनते हैं। फर्स्ट साउंड कब आता है, जब ट्रैकेस्यूट बाइकेस्यूट वाल्व बंद होते हैं तब आता है साउंड लब। सेकंड साउंड कब आता है, जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं साउंड आता है डब, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। अब अपन लोग बात करते हैं विद्युत हृदय लेख यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात करते हैं। 2 चीज आता है, ध्यान सुनना बच्चों, एक तो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आता है, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो उस मशीन को बोलते हैं, याद रखना। ग्राफ का मतलब ये मत समझना जो आपको ग्राफ निकाल के देते हैं, जो आपको पेज के अंदर ये जो लाइनिंग वगैरह देखने को मिलती है उसको बोलते हैं, नहीं। कार्डियोग्राफ, ग्राफ जहां पे लग गया समझ लेना वो मशीन के लिए, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो है विद्युत हृदय लेख, ठीक है। तो ये आपको याद रखना मोस्ट ऑफ। अब इसके अंदर बता रखा है कि भैया कुछ जो लीड्स वगैरह होती है अपने कलाई के अंदर लगाते हैं, चेस्ट पे लगाते हैं, एडी के ऊपर लगाते हैं, जिनसे 3 वेव जनरेट होती है। आप उस लेग के अंदर देखोगे 3 जो वेव होती है वो जनरेट होती है। कौन कौन सी वेव होती है, एक तो पी वेव, ठीक है, और एक आता है QRS कॉम्प्लेक्स वेव, और एक आता है टी वेव। 3 तरह की वेव अपन को देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग बात करते हैं पी वेव की बात करते हैं। पहला किसकी बात करें अपन लोग, पी तरंग या पी वेव। पी वेव का मतलब क्या होता है, जब आलिंद विध्रुवण होता है। आलिंद का विध्रुवण का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। जब आलिंद संकुचित होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आलिंद यानी कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब कौन सी अपन को वेव देखने को मिलेगी, पी वेव देखने को मिलती है। कौन सी तरंग देखने को मिलेगी अपन को, पी वेव। इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, डीपोलराइजेशन, यानी कि आलिंद का विध्रुवण होना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आलिंद का विध्रुवण होना क्या कहलाता है, डीपोलराइजेशन, ठीक है। जब कौन सी वेव निकलेगी, पी वेव निकलती है, पहला याद रखना। QRS कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, ये निलय के अंदर विध्रुवण को प्रदर्शित करता है, डीपोलराइजेशन को प्रदर्शित करता है, जिसके स्वरूप क्या होता है, दोनों निलय क्या होते हैं, संकुचित हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोग टी वेव की। क्या बात करते हैं आप लोग, टी वेव। टी वेव कब आता है, ध्यान समझना। ये निलय के जो वेंट्रिकल होता है वो वापस से रिपोलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, वापस से रिपोलराइज हो जाता है, यानी कि निलय पुनः ध्रुवित हो जाता है। इसका मतलब किसको शो कर रहा है, इसका मतलब हो गया जो निलय है, जो वेंट्रिकल है वो डायस्टोल हो रहे हैं। निलय है वो क्या हो रहे हैं, डायस्टोल हो रहा है। सिंपल सी बात है, यानी वापस से पहली वाली स्थिति के अंदर निलय आ जाते हैं डायस्टोल होके, ठीक है। अनुशीतलन जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। अब ध्यान समझना, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। डायग्राम कहा गया अपना, समझना। पी वेव दिख रही है, ध्यान से देखना। पी वेव दिख रही है अपन को। पी वेव का मतलब क्या होता है, जो एट्रियम होता है, जो आलिंद होते हैं वो डीपोलराइज हो रहे हैं, ठीक है ना। डीपोलराइज का मतलब क्या हो रहा है, आलिंद के अंदर संकुचन हो रहा है, तब वेव कौन सी आ गई, पी आ गई। QRS कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, अब निलय डीपोलराइजेशन हो रहा है, निलय का विध्रुवण हो रहा है। इसका मतलब ये किसको शो करेगा, ये इसका मतलब निलय क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है। पी का मतलब आलिंद संकुचित, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स का मतलब निलय संकुचित। अब टी वेव का क्या मतलब क्या होता है, निलय अनुशीतलन। क्या होता है, निलय अब रिलैक्स हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। देखो कितना इजी है।
ये डीपोलराइजेशन, इसके अंदर वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, ठीक है ना। एट्रियम डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, वेरी वेरी इजी। अब बात करते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं। तो डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डबल सर्कुलेशन किन किन में प्रेजेंट होता है। तो डबल सर्कुलेशन होता है एक तो रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स यानी जैसे मैंने आपको बताया था जो क्रोकोडिलियन फैमिली होती है, इसके अंदर मगरमच्छ, घड़ियाल, एलिगेटर वगैरह आते हैं, उनके अंदर साथ ही साथ एविज यानी कि बर्ड्स और साथ साथ मैमल्स के अंदर, तो इनके अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब दो तरह का क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। दो तरह का इसलिए बोल रहे हैं, सपोज करना जैसे ही हार्ट जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आता है आपको पता है? राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से कहां जाता है? वो फेफड़ों के अंदर जाता है शुद्ध होने के लिए, और वापस फेफड़ों से कहां पे आ रहा है? फुस्फुस सिरा यानी कि पल्मोनरी वेन के थ्रू आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। तो यहाँ पर लंग्स के अंदर एक सर्कुलेशन अपन को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये लंग्स के अंदर एक सर्कुलेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां से ब्लड गया, ठीक है, यहां से ब्लड वापस आ गया, ओके, यहां से ब्लड गया डीऑक्सीजनेटेड, यहां पर प्योर होके आ गया। तो यहां पर जो सर्किट बन रहा है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्किट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्किट बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, यहां से प्योर ब्लड कहां पे जाता है? टिश्यू या फिर ऑर्गन के पास जाता है, टिश्यू या फिर ऑर्गन के पास जाता है। तो अब टिश्यू ऑर्गन के पास जाने के बाद यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पे आता है आपको पता है? कहां पे आएगा? एक मिनट, पहले वाला ये शो थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जाता है ये राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इंफीरियर वेना के बाद उसको कहां पे लेके जाती है? राइट एट्रियम के अंदर लेके जाती है। कहां पे जाएगी? राइट एट्रियम में। तो ये वाला जो सर्किट देखने को मिल रहा है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? सिस्टेमिक सर्किट बोलते हैं। तो इसको पल्मोनरी सर्किट हो गया, ये सिस्टेमिक सर्किट हो गया। तो दो टाइप के सर्किट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि जिनके अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है उनके अंदर दो टाइप के सर्किट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? ये विलियम हार्वे ने की थी। इतना क्लियर हो गया? ओके। इसके साथ साथ कुछ पोर्टल सिस्टम भी अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। ध्यान से सुनना, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। जैसे कि अपनी जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वहां से जो ग्लूकोज वगैरह अब्जॉर्ब होकर आता है डायरेक्टली वो हार्ट में नहीं जाकर कहां पे जाता है? वो सॉरी लीवर में जाता है। तो लीवर्स के बाद में जाता है वो कहां पर? हार्ट की तरफ जाता है। तो इसको अपन लोग बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, ठीक है। पोर्टल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो फ्लूइड डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाए तो वो क्या बनाता है? पोर्टल सिस्टम का निर्माण कर लेता है। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब ये दोहरा परिसंचरण तंत्र, ध्यान समझना, ये जो डायग्राम ऊपर वाला है तो पल्मोनरी सर्किट है, ठीक है। सॉरी, पल्मोनरी क्या है? ये सर्किट है। नीचे वाला कौन सा होता है? सिस्टेमिक सर्किट हो गया, ठीक है। तो यहां से ब्लड कहां पे जाता है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग जाता है, लंग से वापस आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पे आता है भैया? लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है पूरी बॉडी के अंदर प्योर ब्लड है, ठीक है। यहाँ से जाता है फिर टिश्यू ऑर्गन के पास, टिश्यू ऑर्गन से वापस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पे जाता है? इंफीरियर वेना के वापस से कहाँ जाता है? हार्ट के राइट एट्रियम में जाता है। अब 10 वेना, एक तो होती है धमनी, क्या होती है? धमनी, और एक होता है सीरा, ठीक है, जिसको वेन अपन लोग बोलते हैं। इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है वो भी देखना है, और साथ साथ कैपिलरीज के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। नियमन की बात करते हैं कि अपने जो हार्ट होते हैं उसको कौन कौन कंट्रोल करता है, हार्ट के फंक्शन को रेगुलेशन कौन करता है। तो इसके अगर आप लोग बात करते हैं तो आपको पता है इसके अंदर नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि हार्ट के जो बीट होते हैं, हार्ट की जो बीट होते हैं उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि ऑटोनोमस ऑर्गन होता है, आप लोगों को ये पता है, जो किस टाइप का होता है? मायोजेनिक अपने इसको बोलते हैं। अपना हार्ट कैसा है? मायोजेनिक है, पेशियों का बना होता है। इसका कंट्रोल जो होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर एक विशेष प्रकार की तंत्रिका जिसको बोलते हैं केंद्रीय स्वायत्त तंत्रिका होती है, जिसके थ्रू ये कंट्रोल होता है। वहीं अगर बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, जो सिंपैथेटिक नर्व होते हैं वो इस हार्ट बीट को क्या करते थे? बढ़ा देते हैं। वही अगर बात करें जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है यानी परानुकंपी तंत्रिका होती है, वो इसके बीट को या इसकी जो गति होती है उसको कम करने का काम करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कम करने का काम करती है। अगर मैं क्रेनियन नर्व की बात करता हूं तो 10 नंबर की जो 10 वाली क्रेनियन नर्व होती है इसको हम लोग वैगस नर्व बोलते हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर जो एड्रेनल हार्मोन होता है, एड्रेनालिन हार्मोन जो कहां से निकलता है? जो कि एड्रेनालिन ग्लैंड के मेडुला वाले पार्ट से निकलता है। ये भी हार्ट जो बीट होती है उसको ये बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। हार्ट बीट बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा। अब अपन लोग बात करते हैं, अच्छा मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पर सीरा और धमनी में अंतर, सीरा और धमनी में अंतर, बहुत ज्यादा अंतर है, ये सारे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखना कि अवकाशिका, देखो सीरा की अवकाशिका बहुत ज्यादा ब्रॉड है, चौड़ी है। वही अगर बात करें धमनी की जो अवकाशिका होता है वो नैरो है यानी सक्रिय है, सिंपल सी बात है। और इसकी वॉल यानी इसकी भित्ति की बात करते हैं तो सीरा की जो भित्ति होती है वो कैसी है?
पतली भित्ति होती है। वही अगर बात करें धमनी की जो वॉल होती है वो मोटी होती है। धमनी मोस्ट ऑफ कैसा ब्लड कैरी करती है? प्योर ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी आर्टरी इसको अपन लोग बोलते हैं। वहीं अगर बात करते हैं सीरा के अंदर मेनली कैसा ब्लड फ्लो होता है? इनप्योर ब्लड यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है। किसको छोड़कर? एक फुसफुसिया सीरा को छोड़कर। ठीक है, सिंपल सी बात है। सिरा के अंदर कपाट पाए जाते हैं, सिरा के अंदर वाल प्रेजेंट होते हैं। सिरा में क्या प्रेजेंट होते हैं? वाल, कपाट पाए जाते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं मरने के बाद सिरा के अंदर अपन को ब्लड देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें धमनी, तो धमनी के अंदर किसी भी प्रकार के कपाट देखने को नहीं मिलते हैं। इतना क्लियर है? ओके। कैपिलरी की बात करें तो कैपिलरी में भैया ओनली सिंगल स्ट्रक्चर होती है, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है। इसको अपन लोग बोलते हैं एंडोथेलियम यानी कि ट्यूनिका इंटरना, जिसको अपन लोग बोलते हैं। ठीक है, वो होती है कैपिलरी। जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होती है वो कैपिलरीज के थ्रू ही होता है, कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। अब बात करते हैं कुछ डिजीज की जो इससे रिलेटेड डिजीज है। अगर अपन लोग डिजीज की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपरटेंशन। ध्यान से देखना, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। 120 तो क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो अगर इससे ज्यादा अगर अपन को जो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है उसको अपन लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन, जिसका जो वैल्यू होता है मान लो 140 से 140/90 mm ऑफ Hg हो जाता है। अगर इससे कम होता है, सपोज करना 100/60 mm ऑफ Hg हो जाता है, उसको अपन लोग बोलते हैं हाइपोटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अपन हाइपोटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ध्यान से देखना, ये आर्टरी की डिजीज होती है जिसके अंदर मेनली जो डिजीज अपन लोग देखते हैं वो है एंथ्रोस्क्लेरोसिस। क्या है? एंथ्रोस्क्लेरोसिस। इसके अंदर एक्चुअली होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है, देखो हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति कौन करती है? कोरोनरी आर्टरी। तो जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके ल्यूमेन के अंदर, उसके अवकाशिका के अंदर कैल्शियम, फैट या फाइबर जैसे टिश्यू वहां पर जमा हो जाते हैं, जिससे उसकी जो ल्यूमेन है और ज्यादा सक्रिय हो जाती है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। देन बात करते हैं एंजाइना। इसको अपन लोग एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। मोस्टली होता है क्या है, जब हार्ट के मसल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है उस टाइम क्या होता है? अपने सीने में तेज दर्द होता है। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? एंजाइना बोलते हैं। ये किसी भी उम्र के ह्यूमन बीइंग के अंदर हो सकता है, लेकिन मिडिल एज एंड ओल्ड एज वाले में ये नॉर्मली ज्यादा होता है। देन अपन लोग बात करते हैं हार्ट फेलियर। देखो 3 चीज आती है, अपन लोग यहाँ पे 3 चीज देखने को मिलेगी। एक तो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, एक आता कार्डिक अरेस्ट। मैं तीनों चीज आपको क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। तो ध्यान से समझना हार्ट फेलियर एक्चुअली होता क्या है। हार्ट फेलियर की अगर अपन लोग बात करते हैं तो हार्ट फेलियर में हार्ट जो होता है वो अपनी बॉडी को आवश्यकता अनुसार ब्लड की आपूर्ति नहीं कर पाता है। जो इसका मेन फंक्शन होता है ये उसी के अंदर फेल हो जाता है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर बोलते हैं। इसको कभी कभी अपन लोग क्या बोलते हैं? संकुलित हृदयपात। वेरी वेरी, देखो ये जो लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं? संकुलित हृदयपात बोलते हैं। जो किसके, जो मेन रीजन क्या है इसका? जो लंग्स की डिजीज है, जो लंग्स क्या होते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, उसकी जो मेन प्रॉब्लम है उसी से ये क्रिएट होता है। इस बीमारी का ये मेन लक्षण होता है। तो फुसफुस का संकुलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट अपन लोग बात कर लेते हैं हार्ट अटैक की। जो हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। हार्ट के मसल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। ध्यान सुना, हार्ट की जो मसल्स होती है उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो धीरे धीरे क्या होती है? हार्ट मसल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, खराब होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसी को अपन लोग बोलते हैं हार्ट अटैक, जिससे थ्रू क्या हो जाता है? अपना हार्ट काम करना बंद कर देता है। देन आता है कार्डिक अरेस्ट। देन क्या आता है? कार्डिक अरेस्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हृदय घात बोलते हैं, कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं। कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है? पेस मेकर अपनी क्रिया करना बंद कर देता है। देखो पेस मेकर का रोल क्या होता है? जो क्रिया भाव उत्पन्न करना होता है। जैसे ही पेस मेकर क्रिया भाव उत्पन्न करना बंद कर देगा तो अपनी जो हार्ट बीट होती है, हृदय की धड़कन होती है, वो तुरंत बंद हो जाती है। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा स्पीड से मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है। मैंने सारी चीजें आपके सामने एक्सप्लेन किया जो इस चैप्टर के अंदर मेंशन है। ये सारी चीजें आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर ली है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर आप समझ में पूरा आ गया होगा। देखो मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिनका ये नोट्स के थ्रू या फिर चैप्टर जो है ये कंप्लीटली प्रिपेयर अच्छे से तैयार है। तो वो बच्चे तो हर एक चीज, हर एक लाइन को अच्छे से कैच कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे जिनको फर्स्ट बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वो पूरा जो चैप्टर है, जैसे कि मैं बोर्ड पे पढ़ाया हुआ हूँ, तो आपको वो चैप्टर पहले से पढ़ लेना चाहिए। तो उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। तो वहां जाके आप पूरा चैप्टर ब्रीफली पहले पढ़िए, उसके बाद आप उसको क्यूई रिवीजन के अंदर लेके आइए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे और स्टडी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।